आज हम अशोक जो तीसरा मौर्य सम्राट पढ़ा था, अशोक महान, जिनका शासनकाल 273 ईसा से 232 ईसा पूर्व का माना गया है। मैंने बताया था लास्ट में कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था, वैसे ही अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक का मन द्रवित हो चुका था और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक का धम्म, हम धर्म शब्द भी पढ़ते हैं, हम सोचेंगे धर्म है, धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उससे संबंधित नहीं है। अशोक का धम्म, देखिए धर्म शब्द अलग है और धम्म शब्द अलग है। अशोक के धम्म को हम परिभाषित कर सकते हैं। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति और कल्याण के लिए जिन नियमों और आदर्शों का पालन करना बताया, उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों और नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया, उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म के अनुसार मनुष्य को हमेशा पाप क्रम से निवृत्ति, व्यक्ति का साधु स्वभाव होना, सरल स्वभाव होना, बात बात पर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, वैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। दया की भावना रखना, दानशील होना चाहिए और शुचिता रखना। अपने किसी भी प्रकार के बुरे कर्म हैं, भविष्य में या आगे जीवन में वैसे कर्म नहीं करें। नैतिक कल्याण के लिए कार्य करें और पशुओं का वध, बलि, ऐसी प्रथाओं का उल्लंघन किया, प्राणियों का वध नहीं करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, वृद्धजन, गुरु जितने भी हैं उनके प्रति आदर की भावना रखना, यह सब अशोक ने अपने धम्म के नैतिक आदर्श बताए हैं। उसके साथ साथ अशोक ने यह भी कहा है कि मनुष्य को अल्प व्यय, कम खर्च करना चाहिए और अपनी आवश्यकता पूरी हो गई तो संग्रह भी कम करना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हमने धन इकट्ठा कर लिया और बहुत ज़्यादा खर्च करते जा रहे हैं। अल्प व्यय और अल्प संग्रह का सिद्धांत भी दिया। उसके साथ साथ में अशोक के धम्म के जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, उनके प्रति भी आस्था प्रकट की है। अब हम जो आपके दूसरा इसमें पॉइंट लगता है, धम्म यात्रा। अशोक जैसे राजा या महाराजाओं द्वारा विहार या जंगलों की यात्राएं की जाती थी, वह यात्राएं शिकार को लेकर की जाती थी। शिकार करने के लिए लोग विहार और जंगलों में यात्राएं करते थे, लेकिन अशोक ने कहा कि विहार की यात्राएं शिकार के लिए न की जाकर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए की जानी चाहिए। धम्म की यात्रा वो है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु की जानी चाहिए। तीसरा आपके अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है अशोक के शासनकाल में जितने भी कर्मचारी प्रादेशिक और राजयुक्त होते थे, उन्हें प्रति 5 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा जाता था। उसके आगे बढ़ाने के लिए और बौद्ध धर्म को लोगों में फैलाने के लिए भेजा जाता था, तो वो अनुसंधान का कार्य कहा जाता था। फिर है धम्म महामात्र। धार्मिक प्रचार के लिए अशोक ने जो भी व्यक्तियों को अपने शासनकाल में नियुक्त किया था, वो धम्म महामात्र कहे जाते थे। उसके बाद है अभिलेख। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। अब आप कहेंगे अभिलेख क्या है? अभिलेख भी होता है, शिलालेख भी होता है। अभिलेख होता है बड़ी बड़ी चट्टानों पर उत्कीर्ण या ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर उत्कीर्ण अशोक के आदर्शों की बातें। शिलालेख होते हैं बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख, वो शिलालेख कहलाते हैं।
तो अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ जो पश्चिमी भारत के अभिलेख हैं जिसमें मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के अभिलेख हैं वह खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। फिर है आपके अशोक के इन सभी विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अशोक के बाद जितने भी वर्षों में उसके शासन के उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य थे, जिसके कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करके भारत में जो आपके सेकंड टॉपिक लगता है शुंग वंश, भारत में शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश को पढ़ने से पहले इतने समय तक जो 298 से 232 ईसा पूर्व तक जो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल भारत में रहा, तो मौर्यों का प्रशासन कैसा था, उसमें केंद्र प्रशासन कैसा था, प्रांतों का प्रशासन कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है मौर्यों का प्रशासन, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था कौटिल्य, उसके अनुसार पूरे राज्य को 7 भागों में बांटा गया था। 7 भाग है, एक तो राजा, एक राजा के जो भी आदेशों का पालन करने वाले कर्मचारी, अमात्य, जनपद, दुर्ग एक भाग जहाँ पर रक्षा सामग्री या शासक के परिवार को सुरक्षित रखा जाता था, कोष धन से संबंधित है, सेना और मित्र, 7 भागों में राज्य के शासन को बांटा गया था। अब केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था 3 भाग हैं, उसमें हम पहला पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र ग्रंथ के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था और तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र धर्म के प्रसार हेतु, और जो विभाग थे उनके अध्यक्षों को महामात्र कहा जाता था। फिर समाहर्ता होता है राजस्व एकत्रित करने वाला व्यक्ति जो वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा रखता है, जो बजट तैयार करता है, वह समाहर्ता होता था। फिर है आपके नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी आपके विस्तृत रूप में है। सन्निदाता 26 विभागों का इसमें उल्लेख किया गया है, जो कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, कोष एकत्रित करने से संबंधित अलग अलग अध्यक्ष हैं। उनके मैं आपको अगली क्लास में नाम सहित उनका पूरा विस्तृत विवरण बताऊंगी।